प्रणाम भाई लोग। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है इंडियन ज्योग्राफी पे, जो कि आप लोग बोल भी रहे थे भारतीय भूगोल। ठीक है, 4 दिन से बंद नहीं मैंने वीडियो बनाया था, लेकिन कल मैंने बनाया है। ठीक है, और मैंने डाला भी है यूट्यूब पे, आप लोग देख सकते हैं। आज का जो लेक्चर है उसी वीडियो के आधार पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो पूर्वांचल हिमालय था उसको मुझे मुझे थोड़ा सा पढ़ाना है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण में हम लोग बढ़ जाएंगे आगे। ठीक है, वहां से आगे नया टॉपिक हो जाएगा। अभी जो है पूर्वांचल हिमालय के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। देखो, पूर्वांचल हिमालय मैंने लिखा है। ठीक है, देखो, सारामती चोटी, नागा पहाड़ी, और नागा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी सारामती चोटी कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछे नागा पहाड़ी जो है, नागा पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है, तो सारामती चोटी नागा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। फिर से मैं बोलता हूँ, नागा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी सारामती चोटी को कहते हैं। ठीक है, इसके बाद बैरल पहाड़ियां, ठीक है, असम, नागालैंड, मणिपुर में है। ठीक है, बैरल की पहाड़ियां कहाँ तक विस्तृत है या कहाँ तक फैली हुई है, तो वह असम में भी है, नागालैंड में भी है, और मणिपुर तक फैली हुई है। असम, नागालैंड और मणिपुर तक इसकी पहाड़ियां फैली हुई है। ठीक है, मणिपुर व नागा पहाड़ियां को बैरल पहाड़ियां पृथक करती है। ठीक है, बैरल पहाड़ी जो है, मणिपुर और नागा पहाड़ी, कौन कौन, मणिपुर और नागा पहाड़ी को बैरल पहाड़ी अलग अलग करती है। ठीक है, मीजो हिल्स को लुसाई हिल्स कहते हैं, ये बात याद रखो, ये पूछा गया है। ठीक है, मीजो हिल्स को लुसाई हिल्स कहते हैं, ये नाम है, आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ब्लू माउंटेन चोटी को फेंग पुई चोटी भी कहते हैं, ये भी नाम है। ब्लू माउंटेन चोटी को क्या बोलते हैं, फेंग पुई चोटी कहते हैं। ठीक है, एक ये याद रखिएगा, नागिन केसर बाग, कौन सा बाग, नागिन केसर बाग व मनसबल झीलें जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, मनसबल झील कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में है। आपसे इसे डायरेक्ट पूछेगा ना, मनसबल झील कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में। लेकिन पूछेगा ऐसे, नागिन केसर बाग, देखो केसर जब भी रिलेटेड करें ना, केसर से रिलेट, तो केसर हमेशा जम्मू कश्मीर में जाता है। ठीक है, जम्मू कश्मीर लद्दाख साइड के एरिया, ज्यादातर जम्मू कश्मीर में ही जाता है केसर। ठीक है, जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर में, ये सभी में। ठीक है, तो नागिन केसर बाग, नागिन केसर बाग कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, एक सवाल और आपसे इसी तरह से बनेगा, सारामती की सबसे ऊंची चोटी, जो नागा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी, नागा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सारामती चोटी। ठीक है, तो इस तरह से कई सवाल आपसे बनेंगे, और मैं कई सवाल पूछने की कोशिश भी करता हूँ, सोचता भी हूँ कि आपके लिए क्वेश्चन डालूं, लेकिन सिलेबस फिर खत्म नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसलिए मैं धीरे धीरे सिलेबस के और आगे बढ़ते जा रहा हूँ। जब फॉर्म आपका भराई शुरू होने लगेगा, तब मैं आपको उम्मीद करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा सिर्फ क्वेश्चन ही डालूं, ताकि क्वेश्चन आप बना सके। ठीक है, बाकी तो कर ही दिया हूँ, सिलेबस तो आपकी कंप्लीट करने में लगा हुआ ही हूँ। ठीक है, नागा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी सारामती चोटी। चलो, और केसर का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो जम्मू कश्मीर में। भारत दूसरे नंबर पे केसर का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, सबसे ज्यादा केसर कौन सा देश उत्पादक है, तो ईरान। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत। केसर जो है जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा उत्पादित होता है। ठीक है, इसके अलावा जो है केसर का सबसे बेस्ट क्वालिटी, यानी केसर का सबसे उच्चतम गुण, उच्चतम क्वालिटी कौन सा होता है, जाफरान केसर। ठीक है, जाफरान केसर सबसे बेस्ट क्वालिटी होता है केसर के लिए। ठीक है, और कहाँ पे उपजाया जाता है, तो जम्मू कश्मीर में। भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है केसर का, ईरान जो है प्रथम सबसे बड़ा उत्पादक है केसर का। ठीक है, इन सभी बातों को याद रखिएगा। इससे आगे हम लोग चलते हैं कहाँ पे, हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण। ठीक है, इसको समझना बहुत जरूरी है, यहाँ से सवाल भर भर के पूछता, मैं अभी एक डायग्राम से आपको समझाऊंगा। ठीक है, चलो यहाँ से आगे जो है एक दो बातें हैं जो समझ लेते हैं, उसके बाद डायग्राम से समझेंगे। ठीक है, देखो मैंने लिखा है हिमालय का प्रादेशिकी वर्गीकरण। ठीक है, हिमालय का प्रादेशिकी वर्गीकरण, इसको प्रस्तुत करने वाले कौन है, इसको प्रस्तुत किया है सर सिडनी बुराड ने। ठीक है, किसने प्रस्तुत किया है, सर सिडनी बुराड ने। आपको ऐसे पूछेगा सवाल, हिमालय का प्रादेशिकी वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया है, तो सर सिडनी बुराड ने हिमालय का प्रादेशिकी वर्गीकरण को प्रस्तुत किया है। ठीक है, नदियों के आधार पर, किसके आधार पर,
नदियों के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है हिमालय को। नदियों के आधार पर 4 भागों में, कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया है हिमालय को, ठीक है। इसके आगे एक डायग्राम है, मोस्ट इंपोर्टेंट से भी इंपोर्टेंट डायग्राम है, ठीक है। उस चीज को हम लोग पढ़े, उसके बाद जो है बढ़ेंगे, ठीक है। चलो, नदियों के आधार पर 4 भागों में बांटा गया हिमालय को, ठीक है। हिमालय को नदियों के आधार पर 4 भागों में हिमालय को बांटा गया, ठीक है। वो 4 भागों को हम लोगों को समझना है, ध्यान से देखो, इसलिए मैंने ऐसा डायग्राम बनाया है, ठीक है। अब मैं नदी से करके बनाऊं तो फिर इतना में आपको डायग्राम हटेगा नहीं और आपको समझ में आएगा नहीं। इसीलिए देखो, एक नदी है यहाँ सिंधु बहती है और यहाँ सतलज, ठीक है। एक नदी सिंधु और एक सतलज बहती है, उसके बीच में एक हिमालय है जिसका नाम है पंजाब या कश्मीर हिमालय, ठीक है। क्या नाम है? पंजाब या कश्मीर हिमालय, ठीक है। एक नदी है सतलज और एक है काली, जिसको हम लोग शारदा कहते हैं। काली या शारदा और सतलज दोनों के बीच में एक हिमालय है जिसको बोलते हैं कुमाऊं हिमालय, ठीक है। सवाल इस तरह से पूछता है कि शारदा नदी और सतलज नदी के बीच से जो एक हिमालय है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम ही है कुमाऊं हिमालय, ठीक है। क्या नाम है? तो कुमाऊं हिमालय, ठीक है। एक है काली यानी शारदा और एक है तीस्ता। कौन कौन सी नदियां? शारदा और तीस्ता, दोनों के बीच में एक हिमालय है, उसका क्या नाम है? उसका नाम है नेपाल हिमालय। तीसरा हिमालय हो गया, 4 आधार में बांटा है ना, इसीलिए ये चौथा भाग, 4 भाग में बांटा है, इसलिए चौथा भाग तीस्ता और ब्रह्मपुत्रा, तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्रा के बीच में एक और हिमालय, उसका नाम क्या है? असम हिमालय, ठीक है। मैंने नीचे लिखाया था लेकिन चित्र डायग्राम बनाने के लिए मैंने उसे मिटा दिया, ठीक है। अब मैं फिर से बताता हूँ, अब ध्यान से सुनो। नदियों के आधार पर ये नदी है, सिंधु है, सतलज है, काली है जिसको तीस्ता बोलते हैं, काली है शारदा बोलते हैं, तीस्ता और ब्रह्मपुत्रा। किसको? काली है, तीस्ता है और ब्रह्मपुत्रा है, 5 नदी है। लेकिन नदियों के आधार पर 4 भाग में हिमालय को बांटा गया है। तो पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग और चौथा भाग। देखो, सिंधु नदी है और सतलज नदी है, सिंधु नदी है और सतलज नदी है, दोनों के बीच में एक हिमालय है जिसको बोलते हैं पंजाब या कश्मीर हिमालय, ठीक है। सिंधु नदी है, सतलज नदी है, सिंधु नदी है, सतलज नदी है, दोनों के बीच में एक हिमालय है जिसको क्या बोलते हैं? पंजाब या कश्मीर हिमालय, ठीक है। आगे बताता हूँ। एक सिंधु है और एक सतलज है, जो कि मैं अभी सतलज और काली कर रहा था, ठीक है। एक सिंधु है और एक सतलज है, दोनों के बीच में एक हिमालय जिसका नाम पंजाब या कश्मीर हिमालय, मैंने आपको बताया। इसकी लंबाई कितनी है, ये भी सवाल बनता है, ठीक है। पंजाब या कश्मीर हिमालय की कुल लंबाई कितनी है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसकी कुल लंबाई है 560 किलोमीटर, ठीक है, 560 किलोमीटर। पंजाब या कश्मीर हिमालय की कुल लंबाई कितनी है? तो 560 किलोमीटर। क्लियर है? एक सिंधु है और एक सतलज है, दोनों के बीच में एक हिमालय है जिसका नाम पंजाब या कश्मीर हिमालय, जिसकी कुल लंबाई 560 किलोमीटर है, ठीक है। एक सतलज है और एक काली, कितना? सतलज और शारदा, ये भी बोला जा सकता है, सतलज और काली, दोनों के बीच में एक हिमालय है जिसको बोलते हैं कुमाऊं हिमालय। इसकी कुल लंबाई कितनी है, ये बताओ। कुमाऊं हिमालय की लंबाई कितनी है, ये बताना है आपको, ठीक है। 320, ठीक। इसमें 560 था, इसमें 320 है, ठीक है। एक सतलज है और एक काली है, दोनों के बीच में एक हिमालय है जिसको बोलते हैं कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय की कुल लंबाई है 320 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ केएम छूट गया, 320 किलोमीटर है, ठीक है। एक सिंधु है और एक सतलज, दोनों के बीच में हिमालय है जिसको पंजाब या कश्मीर हिमालय, इसकी लंबाई 560 किलोमीटर। एक सतलज है, एक काली है, दोनों के बीच में एक हिमालय जिसको बोलते हैं कुमाऊं हिमालय, इसकी कुल लंबाई है 320 किलोमीटर, ठीक है। एक है तीस्ता और एक काली, शारदा है, काली या शारदा बोलो, ठीक है। एक शारदा हिमालय है और एक तीस्ता है। कौन सा है? एक शारदा है और एक तीस्ता है, दोनों के बीच में एक नेपाल हिमालय, ठीक है। नेपाल हिमालय की लंबाई यहाँ आप लिख लो, ठीक है। इसकी भी लंबाई बता सकते हो, कभी कभी पूछ लेता है एग्जामिनर का मन घूमता है तो। एक तीस्ता है और एक ब्रह्मपुत्रा है, तीस्ता है, ब्रह्मपुत्रा है, दोनों के बीच में एक हिमालय है जिसका नाम है असम हिमालय। कौन सा हिमालय? असम हिमालय। असम हिमालय की कुल लंबाई कितनी है? असम हिमालय की कुल लंबाई है 720 किलोमीटर। कितनी लंबाई है?
720 किलोमीटर। ठीक है, नेपाल हिमालय की कुल लंबाई कितनी है? 800 किलोमीटर। ठीक है, ये सब सवाल पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है, इसीलिए मैंने लिखाया है। ध्यान से समझो, हिमालय का जो प्रादेशिक वर्गीकरण है, हिमालय को नदियों के आधार पर हिमालय को 4 भाग में बांटा गया था। ठीक है, पहला भाग का नाम है पंजाब या कश्मीर हिमालय। मैं डायरेक्ट 4 भाग दे देता तो आपको समझ में नहीं आता, इसीलिए मैंने नदी का नाम लिखा बीच में। 4 भाग, एक पंजाब या कश्मीर हिमालय, एक कुमाऊं हिमालय, एक नेपाल हिमालय और एक असम हिमालय। नदियों के आधार पर बांटा है तो 2 नदी के बीच में हिमालय है, सिंधु और सतलज के बीच में है कश्मीर हिमालय। सतलज और काली यानी शारदा के बीच में है कुमाऊं हिमालय। शारदा और तीस्ता दोनों के बीच में है नेपाल हिमालय। तीस्ता और ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा का एक और नाम है, इसको बोलते हैं दिहांग नदी। ठीक है, दिहांग या ब्रह्मपुत्रा लिख दे तो आप समझ जाना। दिहांग या ब्रह्मपुत्रा के बीच में एक नदी, एक हिमालय है, सॉरी ब्रह्मपुत्रा और तीस्ता के बीच में, या ब्रह्मपुत्रा या दिहांग के बीच, ब्रह्मपुत्रा या तीस्ता के बीच में, या ब्रह्मपुत्रा को ही दिहांग कहते हैं, तीस्ता या दिहांग के बीच में एक नदी, एक हिमालय है जिसको असम हिमालय बोलते हैं। इसकी कुल लंबाई जो है 720 किलोमीटर है। नेपाल हिमालय की कुल लंबाई 800 किलोमीटर है। ठीक है, एक तो ये बनेगा। दूसरा, एक नोट में जो इंपॉर्टेंट बात लिखनी थी वो मैंने लिखा है, पूर्वी हिमालय में हिम रेखा, वो क्या, पूर्वी हिमालय में हिम रेखा 4500 मीटर, जबकि पश्चिमी हिमालय में हिम रेखा 5300 मीटर। पश्चिमी हिमालय में 5300 मीटर और पूर्वी हिमालय में 4500 मीटर पाई जाती है। ठीक है, इसका मतलब है कि पूर्वी हिमालय जो है उसका जो है पूर्वी हिमालय का जो हिम रेखा है, जहां तक हिम पड़ता है वो 4500 मीटर पूर्वी क्षेत्र में है, जबकि पश्चिमी क्षेत्र में आपको 5300 मीटर तक पाई जाती है। ठीक है, ये बातें इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने लिखा है। ये डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने आपको बताया है नदियों के आधार पर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो उतार लो लोग, अभी तक जो पढ़े उसके आगे। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने क्या जाना कि 5 नदियों के आधार पर जो हिमालय का 4 वर्गीकरण किया गया था, इन बातों को हम लोग समझे। ठीक है, अब इससे आगे जो है हम लोग समझेंगे उत्तरी विशाल मैदान। ठीक है, टॉपिक जो है चेंज हो गया है, इस उत्तरी विशाल मैदान। अभी हम लोग समझ रहे थे प्रादेशिक प्रदेश, अब हम लोग समझेंगे उत्तरी विशाल मैदान। विश्व की सर्वाधिक जलोढ़ मैदानों में से एक है उत्तरी विशाल मैदान। ठीक है, उत्तरी विशाल मैदान जो है, जलोढ़ मैदान जो है, जलोढ़ मैदानों में से विश्व की सर्वाधिक, सबसे अधिक जलोढ़ मैदान में से एक है उत्तरी विशाल मैदान। ठीक है, उत्तरी विशाल मैदान जो जलोढ़ मैदान, जलोढ़ मैदान क्या होता है, एल्यूवियल प्लेन क्या होता है ये समझ लो। निर्माण कैसे होता है इसका, नदियों द्वारा लाए गए अवसाद के निक्षेपण से। इसका क्या मतलब है मैं समझाता हूँ। देखो, जब नदियां बहती है तो आप लोग देखते होंगे धूल कण मिट्टी जो भी होती है अंदर सबको बहा के लेके चलती है। ठीक है, वो सभी बह के जो आते हैं वही अवसाद हैं। उन्हीं के अवसाद के निक्षेपण जो होता है उनके द्वारा जो होता है जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, जलोढ़ मैदानों से बने हैं। ठीक है, जलोढ़ मैदान एक उपजाऊ मिट्टी होती है। ठीक है, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, 3 नदियां, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र एवं इनकी सहायक नदियों, जितनी भी सहायक इनकी जो भी सहायक नदियां हैं द्वारा लाए गए अवसाद के निक्षेपण से जो है उत्तरी विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। इन बातों को मैं एक बार फिर से समझाता हूँ, आप रिपीटिंग समझो बात को। देखो, सबसे अधिक, विश्व में सबसे अधिक जलोढ़ मैदान जो है उनमें से एक उत्तरी विशाल मैदान आता है। ठीक है, जलोढ़ मैदान का निर्माण कैसे होता है, नदियों द्वारा लाए गए अवसाद के निक्षेपण से जो है एल्यूवियल प्लेन यानी जलोढ़ मैदान का निर्माण हुआ है। ठीक है, ये मैंने समझाया। अभी उत्तरी विशाल मैदान का निर्माण कैसे होता है, जब सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र है। कौन कौन नदियां, एक सिंधु है, दूसरा गंगा है और तीसरा ब्रह्मपुत्र। इनकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए अवसाद के निक्षेपण से किसका निर्माण होता है, उत्तरी विशाल मैदान का निर्माण होता है। ठीक है, इस प्रकार से उत्तरी विशाल मैदान का निर्माण होता है। इसका विस्तार, उत्तरी विशाल मैदान जो है इसका विस्तार हिमालय तथा प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, किसका, उत्तरी विशाल मैदान जो है इसका विस्तार कैसे है, हिमालय तथा प्रायद्वीपीय पठार के मध्य। ठीक है, किसके किसके मध्य, किसके किसके बीच, हिमालय और
प्रायद्वीपीय पठार के बीच, ठीक है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम तक मिलता है, ठीक है। इसका मतलब है कि भारत का लगभग क्षेत्र में जो है इसी प्रकार का मैदान हो गया है। वो उत्तरी विशाल मैदान, भारत के ऊपर के जितने भी विशाल मैदान है उनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। उनका जो निर्माण होता है कैसे होता है, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के सहायक नदियों के द्वारा जो अवसाद लाए गए हैं उनके निक्षेपण से उत्तरी विशाल मैदान का निर्माण हुआ है, ठीक है। और मैंने एक लाइन आपको ये भी समझाया, सबसे अधिक जलोढ़ मैदान में से एक जो है उत्तरी विशाल मैदान है। तो जलोढ़ मैदान क्या होता है कि नदियों द्वारा लाए गए अवसाद के निक्षेपण से जलोढ़ मैदान का निर्माण होता है, ठीक है। ये बात हम लोग समझ गए। इसके अलावा मैंने समझाया इसका विस्तार कहां से कहां तक है। तो प्रायद्वीपीय पठार और हिमालय, प्रायद्वीपीय पठार और हिमालय के बीच में इनका विस्तार है, ठीक है। इनका बीच में इनका विस्तार है। जैसे पंजाब ले लो, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम तक इसका विस्तार पूरी तरह फैला हुआ है, ठीक है, विस्तृत है यह। अब आपसे अगर इसका पूछे कि उत्तरी विशाल मैदान की कुल लंबाई, ठीक है, कुल लंबाई बताओ कि उत्तरी विशाल मैदान है, इसकी लंबाई कितनी है, कुल लंबाई, पूरा लंबाई कितना लंबा है, ये आपसे अगर पूछे तो इसका होगा 3200 किलोमीटर यह लंबा है, ठीक है। कितनी लंबी है, 3200 किलोमीटर। उत्तरी विशाल मैदान कितना लंबा है, तो 3200 किलोमीटर का क्षेत्र में यह फैला हुआ है, समझ गए। चलिए अब मैं इसे मिटाता हूं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं। मैंने जो समझाया उस बात को आप लोग समझ गए होंगे। जलोढ़ मिट्टी से निर्माण होता है, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण जो होता है नदियों द्वारा अवसाद के निक्षेपण से होता है, गंगा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों के निक्षेपण से इसका निर्माण होता है, ठीक है। और इन दोनों हिमालय और प्रायद्वीपीय पठार जो ये सभी है, इनके बीच में इनका विस्तार फैला हुआ है। इनकी कुल लंबाई जो है 3200 किलोमीटर है, ठीक है। अब आपको बताना है इनकी कुल ऊंचाई, औसत ऊंचाई कितनी है ये आपको बताना है, ठीक है। इनकी औसत ऊंचाई है 200 मीटर। कितनी है इनकी, किसकी, इसी की विशाल मैदान की, ठीक है। औसत ऊंचाई हो गई। औसत चौड़ाई, ठीक है। इनकी औसत चौड़ाई कितनी है आपको बताना है, ठीक है। और क्या हो सकता है, औसत गहराई, मैं डायरेक्ट डबल दे देता हूं डॉट, आप समझ जाना। औसत गहराई, ठीक है। औसत ऊंचाई, चौड़ाई, गहराई, ठीक है। सबसे अधिक ऊंचा कितना हो सकता है, अधिकतम ऊंचाई, ये लास्ट, अधिकतम ऊंचाई आपको ये बताना है, ठीक है। ये सबसे अधिक कितना अधिक ऊंचा हो सकता है ये बताना है, ठीक है। तो ये इसकी सबसे अधिकतम ऊंचाई है 281 मीटर, ठीक है। इसकी जो गहराई होगी वह होगी 1000 से 2000 मीटर, 1000 से 2000 मीटर, ठीक है। इसकी गहराई कितनी है, औसत गहराई 1000 से 2000 मीटर तक। इसकी औसत चौड़ाई, ठीक है, औसत चौड़ाई कितना है, 150 से 300 किलोमीटर तक, ठीक है, 150 से 300 किलोमीटर तक, ठीक है। अधिकतम ऊंचाई कितनी है, 281 मीटर। औसत चौड़ाई कितनी है, 200 मीटर। आपसे पूछेगा कि औसत ऊंचाई कितनी है, तो 200 मीटर। सबसे अधिक कितना ऊंचा हो चुका है, तो 281 मीटर लास्ट ऊंचाई। गहराई कितनी है, तो 1000 से 2000 मीटर तक। औसत चौड़ाई क्या है, 150 से 300 किलोमीटर तक इसकी गहराई है, ठीक है। अधिकतम ऊंचाई मैंने क्यों पूछा है, देखो अंबाला, मैं एक लाइन लिखता हूं, ठीक है। चलो यहाँ से आगे हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। मैंने बताया अंबाला, ठीक है, अंबाला जो कि पंजाब में है, और सहारनपुर जो कि उत्तर प्रदेश, इनके बीच जो है दिल्ली कटक के रूप में है, ठीक है। दिल्ली कटक के रूप में क्या है, अंबाला यानी पंजाब, सहारनपुर है, ठीक है, उत्तर प्रदेश है, जो सिंधु व गंगा अपवाह तंत्र, क्या सिंधु और गंगा अपवाह तंत्र को अलग करता है या पृथक करता है, ठीक है। ये बात लिखाना था। अधिकतम ऊंचाई 281 मीटर है। अंबाला जो कि पंजाब में है, सहारनपुर जो कि उत्तर प्रदेश के बीच में है, मध्य में है, दिल्ली कटक के रूप में है, दिल्ली कटक के रूप में है,
जो सिंधु गंगा अपवाह तंत्र, सिंधु अपवाह तंत्र और गंगा अपवाह तंत्र के रूप में अलग करता है या पृथक करता है। ठीक है, ये बातें खत्म हो गई है। ठीक है, अब इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। उत्तरी मैदान का वर्गीकरण, इसका उत्तरी मैदान का वर्गीकरण कैसे कैसे बांटा गया, दो भाग में तोड़ा गया है। ठीक है, पहला भाग जो है ये है भौगोलिक वर्गीकरण और दूसरा है प्रादेशिकीय अथवा असम का मैदान। ठीक है, दो भाग में तोड़ा गया है। उत्तरी मैदान का वर्गीकरण जो किया गया है, उत्तरी मैदान को दो भाग में तोड़ दिया गया है। एक भाग को नाम रखा है भौगोलिक वर्गीकरण और एक का नाम रखा है प्रादेशिकीय अथवा असम का मैदान। इन दोनों को हम लोग को पढ़ते हुए चलना है, शुरू से पढ़ना है वैसे। ठीक है, एक है भावर प्रदेश, भौगोलिक वर्गीकरण में भी तीन प्रकार से तोड़ा है, एक है भावर प्रदेश, एक है तराई प्रदेश, एक है जलोढ़ प्रदेश। ठीक है, इसी में हम लोग पढ़ेंगे डेल्टाई प्रदेश। ठीक है, वो अलग से ही है लेकिन इसी में। जलोढ़ में भी दो है, एक खादर है और एक बांगर है। इसको घुमा घुमा के पूछता है, खादर और बांगर को बहुत घुमाया है, बहुत घूमे हैं, उसके बाद यहाँ आए हैं। ठीक है, आपको नहीं घूमना पड़ेगा। देखो, जलोढ़ प्रदेश में दो तरह से बांटा है, एक खादर एक बांगर। भौगोलिक वर्गीकरण दो तरीका का, एक भावर प्रदेश, पहला भावर प्रदेश, दूसरा तराई प्रदेश और तीसरा जलोढ़ प्रदेश। ठीक है, भावर तराई जलोढ़, भावर तराई जलोढ़, भौगोलिक वर्गीकरण में भावर तराई जलोढ़, भौगोलिक वर्गीकरण में भावर तराई जलोढ़। ठीक है, उत्तरी मैदान का वर्गीकरण में प्रादेशिकीय अथवा असम का मैदान, प्रादेशिकीय अथवा असम का मैदान। ठीक है, इसको तीन भाग में तोड़ा, एक को तोड़ा पंजाब व हरियाणा का मैदान। ठीक है, जिसको बोलेंगे पंजाब हरियाणा अथवा सिंधु का मैदान। ठीक है, एक ही बात है, पंजाब व हरियाणा का मैदान बोले या फिर पंजाब हरियाणा अथवा सिंधु का मैदान बोलते हैं। ठीक है, दूसरा है गंगा का मैदान, हरियाणा में गंगा का मैदान, इसको भी तीन भाग में तोड़ा है। ठीक है, सबसे ऊपरी गंगा, ऊपरी गंगा, दूसरा मध्य गंगा, मध्य गंगा और तीसरा का नाम रखा है निम्न गंगा, नीचे की गंगा, निम्न, निम्न गंगा। ठीक है, एक का नाम है ऊपरी गंगा, दूसरा का नाम है ऊपरी गंगा मैदान, मैदान क्योंकि हम लोग मैदान पढ़ रहे हैं ना, दूसरा मध्य गंगा मैदान और तीसरा निम्न गंगा मैदान। ठीक है, तीन भाग में तोड़ा है। प्रादेशिकीय अथवा असम का मैदान को तीन भाग में तोड़ा, पहला का नाम रखा पंजाब हरियाणा अथवा सिंधु का मैदान, दूसरा का नाम रखा गंगा का मैदान और तीसरा ब्रह्मपुत्र व असम का मैदान। ठीक है, ब्रह्मपुत्र व असम का मैदान। गंगा के मैदान को तीन भाग में तोड़ा, एक का नाम रखा ऊपरी गंगा का मैदान, दूसरा का नाम मध्य गंगा का मैदान और तीसरा निम्न गंगा का मैदान। ठीक है, इन बातों को समझ गए हैं। अब यहाँ से आगे जो है हम लोग को जो समझना है वो देखो, पूछता है यहाँ से खादर बांगर भावर तराई जलोढ़, ये सब नाम है फंसने वाला, लेकिन समझोगे तो बहुत आसानी से समझ जाओगे। भावर तराई जलोढ़ खादर बांगर डेल्टाई प्रदेश, ये तीन चार जो है बहुत नामी है, पूछता भी है और बहुत फंसाता भी, बहुत सारा क्वेश्चन फंसता है इसमें। ठीक है, चलो मैं इसको पहले समझाता हूँ, भौगोलिक प्रदेश को, आज का आखिरी पॉइंट। चलो बढ़ते हैं आगे। देखो, भावर बांगर डेल्टाई प्रदेश तराई प्रदेश, ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट है और ये सभी बहुत पूछता है एग्जाम में, इसलिए इसी से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखो शिवालिक श्रेणी, पहले तो आप ये समझो कि एक श्रेणी है। ठीक है, शिवालिक श्रेणी इस प्रकार से, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक ऐसे प्रकार से। ठीक है, अब यहाँ से जो है नदियां बह रही है, नदियां बहती है। देखो, शिवालिक श्रेणी से पहाड़ी क्षेत्रों में जहां पानी बहती है, यहाँ पानी बह रही है। ठीक है, पानी बह रही है, जहां कंकर भर गए, अब मान लो इधर कंकर कहीं भर गया, ठीक है, तो इसका नाम रखा भावर प्रदेश। ठीक है, इसको हटाओ और अच्छे से समझ पाओगे। शिवालिक श्रेणी से पहाड़ी क्षेत्रों में जहां पानी बहती थी, पहले पानी बहती थी, अब वहां पे कंकर भर गए हैं, जहां तक कंकर भरा है उस क्षेत्र को बोले भावर प्रदेश। ठीक है, जहां तक कंकर भरा है उस क्षेत्र को बोले भावर प्रदेश। तथा जहां दलदली क्षेत्र, अब बताओ, जहां नदी बह रही थी वहां कंकर भर गए, उसके आगे का क्षेत्र दलदली क्षेत्र हो जाएगा, तो उस क्षेत्र का नाम रखा तराई प्रदेश। ठीक है, जहां तक दलदली क्षेत्र हो गया वो उसका नाम क्या रखा, तराई प्रदेश। और आगे चलते हैं, आगे जमीन बड़ी तथा सूखी हो गई, थोड़ा दूर देखो, पहले पानी बह रही थी, फिर कंकर भरा, कंकर का क्षेत्र का नाम दिए हम लोग क्या, भावर प्रदेश। ठीक है, थोड़ा आगे गए दलदली क्षेत्र हो गया, उस दलदली क्षेत्र का नाम रखे तराई प्रदेश। और आगे गए तो पूरा सूखा हुआ है, मिट्टी पूरा सूख गया,
तो उसको बोले बांगर प्रदेश। ठीक है, बांगर प्रदेश। देखो फिर से मैं समझाता हूँ। कहीं एक जगह पानी बह रही थी, ठीक है, कहीं पानी बह रही थी इधर, ठीक है। अब यहाँ पे न इस एरिया में कंकर भरा, ठीक है, पानी बह रही थी तो पानी कुछ जाम हो गया, कुछ रुक गया। यहाँ जो कंकर भरा, इस कंकर का नाम रख दिए हम लोग भावर प्रदेश, इसी को भावर प्रदेश कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ से कुछ और तो निकलेगी, कंकर के बाद भी पानी थोड़ा बहुत निकलता है, तो इधर जो थोड़ा बहुत पानी निकला, इधर का क्षेत्र दलदल हो गया, पूरा दलदली क्षेत्र को बोले तराई प्रदेश, ठीक है। अब कुछ दूर की जमीन जो हो गई काफी सूखी हो गई, काफी ठोस, काफी सूखी हो गई, उस जमीन को हम लोग बोले बांगर प्रदेश, ठीक है। अब ऐसा थोड़े है कि यहाँ ही जम गई है, हो सकता है इधर से कोई धारा निकले, कोई नदी निकले, ठीक है। उस नदी को जो है बगल से कोई नदियां या धाराएं का निर्माण हुआ और वो डेल्टाई प्रदेश, इधर का एरिया जो है उसको डेल्टाई प्रदेश कहे, ठीक है। इतना दूर का बात आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। कुछ और बातें, बांगर प्रदेश, इसको जो बोलते हैं बाढ़ रहित क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। बाढ़ रहित क्षेत्र बांगर को बोलते हैं, बाढ़ रहित क्षेत्र बांगर को बोलते हैं, बाढ़ रहित क्षेत्र, ठीक है। बाढ़ रहित क्षेत्र बांगर को बोलते हैं, ठीक है। भावर को क्या बोलते हैं, जहां बाढ़ आएगी उसको खादर प्रदेश कहते हैं, ठीक है। बांगर हो गया, बांगर हो गया खादर, जहां बाढ़ आएगी, जहां बाढ़ आएगी उसे खादर प्रदेश कहेंगे, जहां बाढ़ आएगी उसे खादर प्रदेश कहते हैं, ठीक है, प्रदेश कहेंगे या कहते हैं, कहते हैं, ठीक है। देखो भावर प्रदेश हम लोग समझे, जहां अभी मैंने कहानी के रूप में समझाया, ठीक है। बांगर प्रदेश को क्या बोलते हैं, जहां बाढ़ रहित क्षेत्र, यानी देखो इस जगह में यहाँ तक का जमीन काफी सूख गई थी तो यहाँ बाढ़ आएगी नहीं, इसलिए बाढ़ रहित क्षेत्र बांगर कहलाया। और जहां हमेशा बाढ़ आएगी उस क्षेत्र को, उस क्षेत्र, उस जगह को खादर प्रदेश कहें, ठीक है। यहाँ तक की क्लास हमारी समाप्त हो गई है। कल जो है हम लोग पढ़ेंगे भावर प्रदेश, कहानी भावर प्रदेश से शुरू करेंगे, ठीक है। आज की कहानी यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग लेट्स डू को सब्सक्राइब करें। इंडियन ज्योग्राफी को सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद।